हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब स्टडी सेंटर में। आज दोस्तों हम लोग जिस चीज़ के बारे में यानी कि जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना, यानी जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो लोग डिप्लोमा, ठीक, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर की एग्ज़ाम यानी कि सिक्स्थ सेमेस्टर यानी छठवें सेमेस्टर का जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको समझ रहे हैं, आपको पहले बता दूं कि ये किस सब्जेक्ट्स का है। ये आईसी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आईसी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से और एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। तो देखिए क्या है, वह सिस्टम यानी कह रहा है कि वह सिस्टम जिसके आउटपुट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता अनकंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। आप समझिए कि यानी कि हमको किसका करना है, इंट्रोडक्शन किसका परिचय करना है, तो कंट्रोल सिस्टम का। तो कंट्रोल सिस्टम में भाई कंट्रोल है तो एक अनकंट्रोल भी होगा। तो पहले दोस्तों हम लोग किसको समझे, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं अनकंट्रोल को, उसके बाद जो है कि कंट्रोल को समझ लेंगे। ठीक है, तो जो जैसा कि लिखा गया हुआ सिस्टम जिसके आउटपुट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता अनकंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे, भाई कैसे कह सकते हैं आपके अनकंट्रोल सिस्टम है ये। तो जिस प्रकार से आपका फैन विदाउट रेगुलेटर लगा हुआ है वह आपका क्या है, अनकंट्रोल सिस्टम है। आपका जो स्ट्रीट लाइट है, गली की लाइट, वो भी क्या है, आपकी अनकंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब आइए जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की, यानी कि ये कंट्रोल सिस्टम है क्या, अनकंट्रोल समझ लिए कि जिसके आउटपुट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अनकंट्रोल कहते हैं। और जिसके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम। यानी कि वह सिस्टम जिसके आउटपुट कंट्रोल किया जा सकता है वह कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अब बोल रहा है कि डिजायर आउटपुट प्राप्त करने के लिए सिस्टम में कुछ अरेंजमेंट या डिवाइस लगाया जाता है जिसे कंट्रोलर कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमको जो है कि ये फ़ैन है घर में लगा हुआ, अब इस फ़ैन को हमें कंट्रोल करना है तो एक डिवाइस लगाते हैं। दो वायर निकला हुआ होता है, ठीक है, एक होता है हमारा फेज और एक होता है हमारा फेज और एक होता है न्यूट्रल। इस फेज में क्या लगा देते हैं, एक रेगुलेटर। इस रेगुलेटर में दो वायर निकले होते हैं, ये फेज वाला आता है तो एक रेगुलेटर का इससे कनेक्ट और एक ये और ये डायरेक्ट जो है कि हम लोग अब सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो फ़ैन का रेगुलेटर आपको दिख रहा है ये वोल्टेज को क्या करेगा, तो सॉरी, ये वोल्टेज को जो है कि रेगुलेट करेगा। ठीक है, यानी वोल्टेज को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा, यानी कि वोल्टेज को कम करेगा या अधिक करेगा। इस चीज़ को समझ लिए। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब बोल रहा है कि हाँ, कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार का है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड क्या है, कॉन्टीन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, जिसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग इस
कन्फ्यूजन मत है कि डिस्क्रीट क्यों बोलते हैं, तो डिस्क्रीट को ही हम लोग डिसकंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अब आता है हमारा टाइम बैरिंग एंड टाइम इन बैरिंग, यानी कि ये जो है कि टाइम बैरिंग और टाइम इन बैरिंग, ये 4 नंबर हो जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो अब देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट में क्या था, लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। देखिए, वह प्रोसेस जिसमें आउटपुट इनपुट के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट के। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है सिंबल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वह प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस है हमारा, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो इनपुट के। ये इनपुट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोसेस को आप जितना बढ़ाएंगे इनपुट भी आपका बढ़ेगा। अगर आपका इनपुट बढ़ेगा तो प्रोसेस भी बढ़ेगा, यदि आपका इनपुट घटेगा तो ये आपका प्रोसेस भी घटेगा। अब आते हैं कि on the basis of number of input and output, on the basis of number of input and output, ये भी कितने प्रकार का होते हैं, 4 प्रकार का होता है। अब आते हैं देख लेते हैं 4 प्रकार में क्या होता है, एक सिंगल इनपुट होगा और एक सिंगल आउटपुट, यानी फर्स्ट में क्या होता है, एक सिंगल इनपुट लिया है और एक क्या लिया है, सिंगल आउटपुट लिया है। तो फर्स्ट इनपुट दिए, एक प्रोसेस रखे हैं, एक ही हमारा इनपुट हुआ, एक हमारा क्या हुआ, ये आउटपुट। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, ये हमारा प्रोसेस है, ठीक, और ये हमारा इनपुट हो गया और ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ। ठीक ना, यानी बोला है पहला ऑप्शन ही हमारा ये टॉपिक भी है कि सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट, ये हमारा प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं सिंगल इनपुट और मल्टी आउटपुट। अब देखिए, ये सिंगल इनपुट एंड मल्टी आउटपुट, यानी कि आपका जो प्रोसेस है इसमें आप कितना इनपुट देंगे, एक इनपुट कितना है, एक, और आउटपुट कितना ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक ना, यानी ये मल्टीपर्पज़ का, ये आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ, ये हो गया। अब आते हैं कंट्रोल सिस्टम का अगला, बोल रहा है कि मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट, यानी ये आपका जो प्रोसेस होगा इसमें बोल रहा है कि आपका इनपुट जो है आपका कई हो सकता है, लेकिन आपका आउटपुट कितना निकलना चाहिए, तो बस ओनली वन। ठीक, ये आपका प्रोसेस। अब बोल रहा है अगले कंट्रोल सिस्टम में कि मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट, यानी आपका जो प्रोसेस है उसमें इनपुट जो है कि मल्टी यानी कई, और आउटपुट भी कितना, कई। ठीक, ये इनपुट हमारा हुआ, मान लीजिए कि 2 दिए हैं इनपुट और 2 हमारा क्या निकला, आउटपुट। यानी कि मल्टी का मतलब होता है कि एक से अधिक, वो हमारा क्या हुआ, मल्टी। ठीक ना, अब आते हैं जो हमारा सेकेंड वाला था, थर्ड वाला क्या था, कॉन्टीन्यूअस एंड डिसकॉन्टीन्यूअस। तो बोल रहा है ना कि वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर कॉन्टीन्यूअस इनपुट पैरामीटर के अनुसार कॉन्टीन्यूअस प्राप्त होता है, कॉन्टीन्यूअस कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। यानी जो हमारे पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर क्या है, तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। ठीक, यानी पैरामीटर कौन कौन से हमारे, फर्स्ट हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ठीक, सेकंड हो गया हमारा इंडक्टर, और क्या है, कैपेसिटर। हमारे सब क्या है, पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर हुआ। ये सब क्या होते हैं, वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर कॉन्टीन्यूअस इनपुट पैरामीटर के अनुसार क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्राप्त होता है। सॉरी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अभी मैं पैरामीटर बताया हूँ आपको, ये हमारे पैरामीटर में एक आता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक, पैसिव एलिमेंट, ठीक ना, ये एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं जो हमारे RIC, जिसको रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये एलिमेंट होते हैं, ठीक ना, ये उसमें आते हैं। तो ये पैरामीटर जो होता है हमारा, पैरामीटर मान लेते हैं जो वोल्टेज है हमारा, ठीक है, करंट है हमारा। ठीक, अब आते हैं डिसकंटिन्यूअस का। ठीक ना, तो डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं ना, जैसे कॉन्टीन्यूअस था, अब ये कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये प्रॉपर क्या है, चल रहा है।
यानी जो साइकिल होती है प्रॉपर ये चल रही है। जैसे आप समझा दो एक बार और, ये आपका मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस में। अब मान लीजिए कि हमको डिसकंटिन्यूअस का बोल रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये वेव क्या है, ख़त्म। यानी अब इसका काम क्या है, ये कंट्रोल सिस्टम इस प्रकार से, ये डिसकंटिन्यूअस यानी ये बीच का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है ना, ये गायब हो जाता है। ठीक, अब देखिए, देखते हैं। हाँ, जैसे एक बार सॉरी एक समझ लेते हैं। ये जैसे है वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर इनपुट के अनुसार डिसकंटिन्यूअस मोड में प्राप्त होता है। डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम या डिसकंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अब देख लीजिए पल्स को क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए बोला है पल्स ट्रेन। ये देखिए, ये पल्स ट्रेन यहाँ से चलती है, ठीक है, पॉजिटिव। फिर क्या थे, ये नेगेटिव। क्या था, ये इसका क्या है, पल्स टाइप का। यानी ये क्या हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में अगर कोई चलता है तो वो वेव कौन सी है, तो पल्स ट्रेन वाली। अब आता है फोर्थ नंबर हमारा है कि टाइम वायरिंग एंड इट टाइम वायरिंग। ठीक है, बोला है कि टाइम वायरिंग, टाइम वायरिंग एंड टाइम इन वायरिंग। वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर टाइम के साथ वैरी होता है टाइम वायरिंग कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। यानी जो टाइम के साथ बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, वो क्या बोलाता है, तो वही जो है हमारा कि टाइम वायरिंग कंट्रोलिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक, अब बोला है कि एसी वोल्टेज या करेंट। अब जैसे हमारी ये मान लीजिए कि ये हमारा एक वेव है, वही भी, और ये आई। अब इस पे जो ये वेव चल रही है ना, ठीक है, वो मतलब देखिए क्या बोला है, वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर टाइम के साथ वेरिंग होता है। तो क्या बोला है, फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज या करंट, ये कौन सी है, देख रहे हैं करंट को किस प्रकार से चल रही है, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में चल रही है। और कंटिन्यूस फॉर्म में जो चल रही है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो टाइमिंग है, यहाँ पे इसका T1 है, इसका क्या है T2 है, यहाँ पे जो है कि T3, यहाँ पे T4, यहाँ पे T5। इस प्रकार से इसका टाइम क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक, अब बोल रहा है वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर समय के साथ वेरी नहीं होता। अब बोल रहे भाई कैसे, ऐसे तो अभी हम देखें कैसे तो चलता है। अभी यहाँ पे T1 T0 था, मान लेते हैं T1 हो गया, अभी T2 हो गया, T3 हो गया, लेकिन अब ये कैसे नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होता है। तो कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट पैरामीटर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वैरी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो डीसी सप्लाई होती है ये कैसे चलती है, सीधे डायरेक्ट करंट, इसकी जो करंट होती है कैसे चलती है, सीधे, यानी सीधे फॉर्म में। ठीक ना, आइए अब सब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग मेथड ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो मेथड है हमारा कंट्रोल सिस्टम का वह क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम अपनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक ना, पहला क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन लूप में क्या होता है, एक कंट्रोलर लगा होता है और एक प्रोसेस लगा होता है। अच्छे से देखिएगा, ठीक, ये आपस में दोनों कंट्रोल होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, और ये इनपुट यहाँ से हम दिए, ठीक, कंट्रोलर में। एक बीच में ये हमारा कंट्रोल CS जिसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। ठीक ना, क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। बीच में हमारा प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस के बाद सीधा हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट। समझ गए आप। यानी ओपन लूप क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम, इसमें कोई भी फीडबैक जो है कि नहीं जुड़ा होता है, वही हमारा क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब आइए देखते हैं, देखिए इसकी परिभाषा भी, वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट के किसी अंश को पुनः फीडबैक नहीं किया जा सकता है या जाता है, वो क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। अब मान लीजिए कैसे, तो आपका ये जो फ़ैन है ना, आपका जो फ़ैन, ये आपका फ़ैन है, ठीक, मान लीजिए आपका ये फ़ैन है, इसमें एक फेस अभी बताया था ना, फेस और एक क्या था, न्यूट्रल। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एक रेगुलेटर, वायर जोड़ दिए, ठीक है, रेगुलेटर। अब ये रेगुलेटर जब नहीं रहेगा, ठीक, ये रेगुलेटर नहीं है, तो ये क्या बोला जाएगा, अभी क्या पढ़े हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखते हैं,
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कुछ नहीं करना है, एक कंट्रोलर लगाना है, सेम फिगर, प्रोसेस, आउटपुट, एक इनपुट, ठीक। यहाँ पे CS रहेगा, कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये कंट्रोलर है, ये हमारा क्या है, प्रोसेस है। अब जस्ट इसमें क्या कर देते हैं, बस एक लास्ट में लाके आउटपुट का कुछ भाग या आउटपुट को किस में ला के जोड़ देते हैं, इनपुट में दे देते हैं, जो हमारा फीडबैक कहलाता है। यानी फीडबैक दे दिया जाता है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फीडबैक दे देते हैं, जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि विद रेगुलेटर फैन, यानी कि जो आपका रेगुलेटर फैन है उसमें क्या लगा है, रेगुलेटर लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक। तो इस पर मैं ऐसे ही बता दूंगा फिगर वाइज, ठीक है। तो देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करना। तो देखिए अब ये पूरा, अब जो ये पूरी एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं डॉटेड, ये क्या है हमारा कंट्रोलर का। अब कंट्रोलर में क्या क्या लगा है, तो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, पावर सेमीकंडक्टर कन्वर्टर यूनिट को लगा है। तो कन्वर्टर यूनिट के बाद डायरेक्ट की कौन सा कनेक्ट है, ये देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर से कौन कनेक्ट है, तो स्पीड सेंसर, यानी जो स्पीड को सेंस करते हैं वह क्या है, हमारा स्पीड सेंसर है, ठीक ना। अब देखिए कि पावर सेमीकंडक्टर कन्वर्टर को कौन सा क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो आइसोलेटिंग सर्किट लगी हुई है। फिर आइसोलेटिंग सर्किट किससे कनेक्ट है, तो कंट्रोल सर्किट से है, ठीक। अब जो आप ये देखिए ये लाइन एक है कि ये बोल रहा है, ये लाइन ये देखिए कंट्रोल सर्किट से क्या है, ये जो स्पीड सेंसर है ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो एरर को डिटेक्ट करता है और एरर डिटेक्ट करके किसको भेजता है, एरर सिग्नल को, ठीक। और ये इस कंट्रोल सर्किट में हम लोग क्या लगाते हैं, DC सोर्स देते हैं, ठीक ना, DC सोर्स देते हैं जो कि 10 वोल्ट की होती है। और ये रिफरेंस जो इनपुट होता है हमारा, ये हमारा एरर को डिटेक्ट करता है। अब आइए आगे देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए इसमें प्राय टेको जनरेटर का यूज़ ट्रांसड्यूसर रूप में यूज़ किया जाता है। ट्रांसड्यूसर मोटर की स्पीड को सेंस करता है तथा इस कन्वर्टर स्पीड से संगत विभव उत्पन्न करके एरर डिटेक्टर को यूज़ किया जाता है, जो कि आउटपुट स्पीड से संगत विभव की तुलना एरर सिग्नल उत्पन्न करता है। अब बोला है कि एरर सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सर्किट, जिसे ट्रिगरिंग सर्किट भी बोलते हैं, जो एरर सिग्नल होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सर्किट का, उसको ट्रिगरिंग सर्किट भी बोलते हैं। अब बोला है कि जो फीड करता है यह ट्रिगरिंग सर्किट इस एरर सिग्नल के संगत ट्रिगरिंग पल्स उत्पन्न होता है। फिर बोल रहा है कि जो पावर कन्वर्टर को फीड की जाती है जिसे 3 फेज मोटर की स्पीड चेंज होती है, यानी कि जो पावर कन्वर्टर लगाया गया है वो हमारा 3 फेज जो मोटर लगा है वो स्पीड को क्या करता है, चेंज करता रहता है। फिर बोल रहा है कि प्योर स्पीड अनंत समय तक प्राप्त होती है, यानी कि जो ऐसा करने से जो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस करने से जो हमारी प्योर यानी शुद्ध जो मोटर की स्पीड है वो हमको क्या मिलती है, एक लॉन्ग टर्म टाइम तक मिलती रहती है। अब आइए देखते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक ना। तो